माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज का जो वीडियो होगा वो होगा रिवीजन वीडियो। तो जैसे हमें पता है कि अगले मंथ सितंबर में CSIR नेट की एग्ज़ाम है, तो हम एक रिवीजन सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें ये रिवीजन सीरीज़ कैसी होगी, या पॉडकास्ट रिवीजन सीरीज़, जिसमें आपको बस जो मैं बता रही हूँ वो उतना ही सुनना है। बेसिकली आज का जो वीडियो का रिवीजन सीरीज़ का टॉपिक होगा वो होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स। जो भी कुछ होगा मेंडेलियन जेनेटिक्स के रिलेटेड वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो मेंडल थे, उन्होंने जिस मॉडल ऑर्गेनिज्म पे एक्सपेरिमेंट किया था वो था पी प्लांट, जिसे हम साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, पाइसम सटाइवम। उन्होंने पी प्लांट पे उनका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब जो उन्होंने पी प्लांट के कैरेक्टर स्टडी किए, 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स, वो कैसे थे, वो सारे कैसे थे, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के थे। अब कंटिन्यूस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन मतलब क्या? कंटिन्यूस वेरिएशन फॉर एग्जांपल ह्यूमन की हाइट हो गई। अभी हर एक ह्यूमन इंडिविजुअल की हाइट कैसी है, बदलती रहती है, दैट इज़ कंटिन्यूस वेरिएशन। लेकिन हमने अगर मेंडल के कैरेक्टर्स देखे, जैसे कि हो गया प्लांट की हाइट, दैट इज़ टॉल एंड डार्क, दो ही वेरिएशंस है, टॉल और डार्क, दो ही वेरिएशंस है। सो दैट इज़ नथिंग बट डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। तो मेंडल ने ऐसे कैरेक्टर्स स्टडी किए थे जो कैसे थे, डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस के थे। अब मेंडल के सक्सेस के पीछे के रीजंस क्या थे, क्यों मेंडल सक्सेस हुए थे? बेसिकली फर्स्ट जो रीज़न था मेंडल के सक्सेस के पीछे वो था, उन्होंने जो मॉडल प्लांट कह सकते हैं, मॉडल प्लांट उन्होंने जो चूज़ किया था वो था पी प्लांट। अब पी प्लांट जो उन्होंने चूज़ किया था वो कैसा था, ईजी टू कल्टीवेट था, रैपिडली उनकी ग्रोथ होती थी और उनके पी प्लांट से बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग जनरेट होते थे, और इसके वजह से स्टडी के लिए उन्हें आसानी हुई। ये था फर्स्ट रीज़न बिहाइंड मेंडेलियन सक्सेस। सेकेंड रीज़न ये था कि जो पी प्लांट थे वो कैसे थे, सेल्फ पॉलिनेशन, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था। इसकी वजह से वो जेनेटिकली कैसे थे, प्योर थे। जितने भी पी प्लांट थे वो कैसे थे, जब उन्होंने स्टडी के लिए लिए थे वो कैसे थे, प्योर थे। ये सेकेंड रीज़न था बिहाइंड मेंडल सक्सेस। थर्ड रीज़न ये था कि जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि जो कैरेक्टर्स उन्होंने स्टडी किए उनमें जो वेरिएशन था वो डिसकंटिन्यूस था, कंटिन्यूस वेरिएशन नहीं था, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन था। उसके बाद उन्होंने जो 7 अलग अलग कैरेक्टर स्टडी किए थे वो 7 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है। जैसे कि पी प्लांट में 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। इन 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, इन 7 डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पे 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे। ये थे कुछ रीजन जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट के सक्सेस के पीछे के कारण थे। अब जो 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए थे वो कौन से थे? पहला था सीड शेप, इसमें राउंड और विंकल, राउंड कैसा है, डोमिनेंट, विंकल रेसेसिव। सीड कलर येलो ग्रीन, येलो इज डोमिनेंट, ग्रीन इज रेसेसिव। फ्लावर कलर पर्पल वाइट, पर्पल इज डोमिनेंट, वाइट इज रेसेसिव। फ्लावर पोजिशन एक्सियल टर्मिनल, axial is dominant, terminal is recessive. Pod shape inflated constricted, inflated is dominant, constricted is recessive. Pod color green yellow, green is dominant and yellow is recessive. Stem height tall and dwarf, tall is dominant, dwarf is recessive. अब हम एक जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज जो बेसिकली यूज़ होते हैं जेनेटिक्स में वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कैरेक्टर या फिर ट्रेट। कैरेक्टर या फिर ट्रेट इज़ नथिंग बट फीचर, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया सीड शेप, स्टेम, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजिशन, फ्लावर कलर, दैट इज़ नथिंग बट कैरेक्टर। उसके बाद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम इज़ नथिंग बट अ कंडेंस स्ट्रक्चर जो एक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है जिसपे जीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ क्रोमोसोम। जीन जो एक वर्ड है वो किसने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, वो यूज़ किया था विलियम जॉनसन ने। जीन मतलब ऐसा सेगमेंट, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एक कोडिंग रीजन, आप कह सकते हैं कोडिंग रीजन है, जिससे हमें एक ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, दैट इज नथिंग बट अ जीन। अलील्स आर नथिंग बट ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन आर नथिंग बट अलील्स। उसके बाद फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, जो हमें दिखता है, दैट इज नथिंग बट फिनोटाइप। और फिनोटाइप जो होता है वो बेसिकली जीनोटाइप पे जो फिनोटाइप होता है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है, किसके वजह से, जीनोटाइप के वजह से। जो जीनोटाइप होगा उसके बेसिस पे फिनोटाइप हमें देखने को मिलेगा।
उसके बाद जीनोटाइप. जीनोटाइप इज नथिंग बट कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील्स. जैसे वो हो गया कि एक क्रोमोसोम पे एक लोकस है, उस लोकस पे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक लोकस है और उस लोकस पे कैपिटल टी दैट इज नथिंग बट जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल. उसके बाद होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस मतलब क्या. अगर फॉर एग्जांपल होमोलॉगस क्रोमोसोम है, होमोलॉगस क्रोमोसोम पे एक लोकस है, उस लोकस पे अगर एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कैपिटल लिए और दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे कैपिटल लिए, दैट इज नथिंग बट अ होमोजाइगस कंडीशन. और हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब क्या, अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम पे क्या है कैपिटल टी और दूसरे क्रोमोसोम के क्या है स्मॉल टी, सो दैट इज नथिंग बट अ हेट्रोजाइगस कंडीशन. उसके बाद डोमिनेंट अल्ली एंड रिसेसिव अल्ली. जिस अल्लील का इफेक्ट हमें दिखता है दैट इज नथिंग बट डोमिनेंट अल्ली. और रेसेसिव अल्ली जिस अलील का इफेक्ट मास्क हो जाता है, उस अलील का इफेक्ट हमें नहीं दिखता, दैट इज नथिंग बट अ रेसेसिव अल्ली. जैसे फॉर एग्जांपल हमने देख लिया कि प्लांट की हाइट टॉल एंड डार्क. टॉल इज नथिंग बट अ डोमिनेंट कैरेक्टर एंड डार्क इज नथिंग बट द जिसे हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया करते हैं, दैट इज नथिंग बट अ रेसेसिव कैरेक्टर. उसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉस. अब हम रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है और क्यों परफॉर्म किया जाता है. सो बेसिकली अगर हमने एक कैरेक्टर ले लिया, प्लांट हाइट का ही कैरेक्टर ले लिया, अगर हमने प्लांट हाइट का कैरेक्टर लिया और मेल जो प्लांट है पी प्लांट, अगर मेल पी प्लांट टॉल है और फीमेल पी प्लांट कैसा है डार्क है, अगर इन दोनों में क्रॉस करवाया तो हमें F1 जो जनरेशन मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, हेट्रोजाइगस मिलेंगे. और वही अगर हमने फीमेल पी प्लांट टॉल लिया और मेल पी प्लांट कैसे लिया, डार्क लिया, तो F1 में हमें वही रिजल्ट मिलेगा जो हमने फर्स्ट कंडीशन में क्रॉस करवाया. सो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या किया जाता है, जो भी कैरेक्टर होता है वो मेल और फीमेल में पहले मेल और फीमेल में क्रॉस किया जाता है, दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल क्रॉस. सो अगर ऑटोनॉमस इनहेरिटेंस होगा तो कोई जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे उन रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे. लेकिन अगर सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, अगर इनमें अगर हमने रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अलग मिलेंगे. सो रेसिप्रोकल क्रॉस इसीलिए परफॉर्म किया जाता है ताकि पैरेंटल सेक्स होते हैं उनका रिजल्ट्स पे जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं उन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, वही देखने के लिए हम रेसिप्रोकल क्रॉस करवाते हैं. उसके बाद टेस्ट क्रॉस मतलब अननोन, अगर कोई भी अननोन जीनोटाइप है, होमोजाइगोट और हेट्रोजाइगोट, अगर हमने क्रॉस करवाया रेसेसिव होमोजाइगोट से तो हमें पता चलेगा जो अननोन जीनोटाइप हमने लिया है क्रॉस के लिए वो होमोजाइगोट है या हेट्रोजाइगोट है. इसीलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं टेस्ट क्रॉस. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था तो उन्होंने एक ही कैरेक्टर में क्रॉस करवाया. जैसे कि अगर प्लांट हाइट देख ली या फिर सीड का शेप ले लिया, सो उन्होंने एक ही कैरेक्टर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक ही कैरेक्टर में क्रॉस करवाया. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीड शेप पे एक कैरेक्टर लिया जो कि था सीड शेप. तो उन्होंने क्या किया, होमोजाइगस राउंड सीड्स लिए और होमोजाइगस व्रिंकल सीड्स लिए. अब पी प्लांट कैसा है, डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड होने के कारण होमोलॉगस क्रोमोसोम पे 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे. कितने का एक कैरेक्टर के लिए कितने अलील्स प्रेजेंट होंगे, 2 अलील्स प्रेजेंट होंगे. सो होमोजाइगस राउंड सीड्स के अलील्स के कैसे होंगे, कैपिटल आर, और होमोजाइगस व्रिंकल सीड्स के अलील्स कैसे होंगे, स्मॉल आर. इनमें फिर बाद में क्या होंगे, गैमेट फॉर्मेशन होंगे. जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो गैमेट्स कैसे होता है, हैप्लॉइड होते हैं और हर एक गैमेट में एक ही अलील प्रेजेंट होगा. जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड. सो जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो गैमेट्स में एक ही अलील प्रेजेंट होंगे. डिप्लॉइड में जैसे 2 अलील्स प्रेजेंट होता है, गैमेट्स हैप्लॉइड होने के कारण उनमें एक ही अलील प्रेजेंट होता है. जब गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाएंगे तब गैमेट फॉर्म होने के बाद उन्होंने उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया. क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के बाद उन्होंने F1 जनरेशन जो कि है फर्स्ट फिलियल जनरेशन, उसमें
जो ऑफस्प्रिंग उन्हें कैसे मिले, उन्हें मिले राउंड सीड्स। कैसे मिले? राउंड सीड्स। अब जो ये ऑफस्प्रिंग थे वो कैसे थे? हेट्रोजाइगस थे। कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों ही अलील्स प्रेजेंट थे उस फर्स्ट फिलियल जनरेशन में। अब जब उन्होंने फर्स्ट फिलियल जनरेशन में उन्हें हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग मिला, जो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग कैसे फिनोटाइप दिखा रहा था? वो दिखा रहा था राउंड शेप के सीड्स दिखा रहे थे। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो राउंड कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट ओवर व्रिंकल सीड्स। उसके बाद उन्होंने फिर से गैमेट्स फॉर्म किए, कैपिटल आर और स्मॉल आर। गैमेट्स कैसे होता है? हैप्लॉइड, तो एक अलील एक गैमेट में चली जाएगी। गैमेट्स फॉर्म होने के बाद उन्होंने उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया। क्या करवाया? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो उन्होंने जब F2 जनरेशन देखे, सेकेंड फिलियल जनरेशन, तो उन्होंने फिनोटिपिक रेशो कैसे मिले? 3:1। 3/4 कैसे थे? राउंड थे। और 1/4 कैसे थे? व्रिंकल थे। और जीनोटिपिक रेशो उन्हें क्या मिला? 1:2:1। 1/4 होमोजाइगस राउंड, कैपिटल आर, वो 1/4 कैसे थे? होमोजाइगस राउंड थे, कैपिटल आर। 2/4 राउंड थे लेकिन हेट्रोजाइगस थे, कैपिटल आर, स्मॉल आर। 1/4 व्रिंकल थे, स्मॉल आर। सो उन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो दो रेशो हमें मिलते हैं, फिनोटिपिक रेशो 3:1 और जीनोटिपिक रेशो हमें 1:2:1। सो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या कंक्लूजन्स निकाले थे? सो बेसिकली उन्होंने 4 अलग अलग कंक्लूजन निकाले थे। फर्स्ट कंक्लूजन उन्होंने निकाला था कि जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो ऑफस्प्रिंग कैसा होता है? हेट्रोजाइगस। क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग जो होता है वो दोनों ही होमोजाइगस जो पेरेंट्स होते हैं उन दोनों ही होमोजाइगस पेरेंट्स के अलील को इनहेरिट करता है। इसी वजह से जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होता है उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स या फिर दोनों ही अलील प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही होमोजाइगस पेरेंट्स से एक एक अलील इनहेरिट करता है। सो ये था फर्स्ट कंक्लूजन रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड कंक्लूजन ये था कि जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में होमोलॉगस क्रोमोसोम पे, अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पे 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है तो हर एक गैमेट में एक ही अलील प्रेजेंट होते हैं या फिर एक ही जेनेटिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि गैमेट्स आर प्योर। उसके बाद थर्ड इज कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। जब फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो भी कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है या फिर जो भी फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है दैट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर। अब डोमिनेंट कैरेक्टर मतलब क्या? ऐसा कैरेक्टर जिसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है और जो दूसरा जो कैरेक्टर होता है उसे उस कैरेक्टर के इफेक्ट को अगर वो सप्रेस कर रहा है दैट इज़ नथिंग बट अ डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर सीड शेप में देखा गया तो सीड शेप में जो राउंड था वो कैसा था? डोमिनेंट था। और रेसेसिव कैसा था? वो था व्रिंकल कैसा था? वो था रेसेसिव कैरेक्टर। सो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है दैट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर और जो सप्रेस होता है दैट इज़ द रेसेसिव कैरेक्टर। फोर्थ कंक्लूजन जो मेंडल ने कंक्लूड किया था रिगार्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज़ कि जो अलील्स डिप्लॉयड जो पी प्लांट होता है वो कैसा डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होने के कारण उसमें 2 अलील्स प्रेजेंट होता है। लेकिन जब गैमेट्स फॉर्म होता है तो ये 2 अलील्स गैमेट्स में इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ में सेपरेट होते हैं। कैसे सेपरेट होते हैं? इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ में सेपरेट होते हैं। सो मेंडल ने 3 अलग अलग लॉ पुट फॉरवर्ड किए थे। तो हमने अभी देखा मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिलेटेड लॉ, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमें क्या देखा? जो कैरेक्टर होता है डोमिनेंट कैरेक्टर वो सप्रेस करता है रेसेसिव कैरेक्टर को। सो दैट इज़ नथिंग बट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। जो F1 फिलियल ऑफस्प्रिंग हमें हेट्रोजाइगस देखने को मिलता है, जो फिनोटाइप हमें देखने को मिलता है दैट इज़ द डोमिनेंट कैरेक्टर और जो सप्रेस हो जाता है वो दैट इज़ नथिंग बट अ रेसेसिव कैरेक्टर। दिस इज नथिंग बट अ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब जो सेकेंड लॉ जो मेंडल ने पुट फॉरवर्ड किया था वो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट्स, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट क्या कहता है कि जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम पे 2 अलग अलग एक कैरेक्टर के लिए फॉर अ ट्रेट और या फिर एक कैरेक्टर के लिए 2 अलील्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो ये दोनों अलील्स इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ में गैमेट्स में सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। सो दैट इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट को लेके हमें एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल
अ पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम है, और एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी है और दूसरे क्रोमोसोम पे अगर स्मॉल टी, और ये क्रोमोसोम एस फेज में चले गए तो इसमें क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। एस फेज में चले जाने के बाद, रेप्लिकेशन होने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होंगे। सो एक क्रोमोसोम पे सिस्टर क्रोमैटिड फॉर्म होंगे, तो सिस्टर क्रोमैटिड पे अलील कैसे होंगे, कैपिटल टी, और दूसरा जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा उसके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्म होंगे उस पे अलील्स कैसे होंगे, स्मॉल टी। अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ और अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर इनमें क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हुआ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, अगर इनमें क्या क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, सो बोथ द अलील्स कब सेपरेट हो जाएंगे, तो बोथ द एनाफेज 1 में ही दोनों अलील सेपरेट हो जाएंगे। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी रहेगा और दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम पे स्मॉल टी रहेगा। क्यों? क्योंकि एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं या फिर सेपरेट हो जाता है, और इनमें क्रॉसिंग ओवर तो हुआ ही नहीं, तो दोनों अलील्स कब सेपरेट हो जाएंगे, एनाफेज 1 में। अब अगर इन दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे उनके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होंगे उन पे अलील्स कैसे रहेंगे, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स पे अलील कैसे होंगे अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों अलील्स प्रेजेंट होंगे दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स में। तो ये एनाफेज 1 में सेग्रीगेट या फिर सेपरेट हो जाएंगे क्या, दोनों अलील्स नहीं, क्योंकि एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम तो सेपरेट हो जाएंगे लेकिन जो अलील्स प्रेजेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी सिस्टर क्रोमैटिड पे वो सेग्रीगेट नहीं होंगे। तो ये सब सेपरेट कब होंगे, तो ये सेपरेट होंगे एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगे और दोनों ही अलील्स सेपरेट हो जाएंगे। सो ये थे जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो। बाद में हम देखेंगे पुनेट स्क्वायर। सो ये तो पुनेट स्क्वायर है, दैट इज़ नथिंग बट हमें अगर रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि क्या रिजल्ट होगा किसी एक क्रॉस, अगर हमने कोई क्रॉस करवाया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, जीनोटिपिक या फिर फिनोटिपिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक पुनेट स्क्वायर होता है। पुनेट स्क्वायर इज़ नथिंग बट अ स्क्वायर ग्रिड जिसपे जो टॉप पे एक पेरेंट्स के जीनोटाइप हम लिखते हैं और लेफ्ट साइड में हम अनदर पेरेंट की जीनोटाइप लिखते हैं, उनमें क्रॉस करवाते हैं, बाद में हम एनालाइज करते हैं कि उसका फिनोटाइपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, दैट इज़ नथिंग बट अ पुनेट स्क्वायर। उसके बाद हम देखेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। जैसे हमने देखा कि मेंडल ने 3 अलग अलग लॉ पुट फॉरवर्ड किए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दोनों लॉ हमने डिस्कस कर लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग डाइहाइब्रिड क्रॉस, और डाइहाइब्रिड क्रॉस में डिस्कस करते हुए हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो मेंडल ने क्या किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस में, तो बेसिकली मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैरेक्टर्स लिए तो सीड शेप और सीड कलर, ये 2 अलग अलग कैरेक्टर्स है। तो उन्होंने मेंडल ने क्या किया, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लिया और इन दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स में क्रॉस करवाया। सो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 कैरेक्टर्स कंसिडर करते हैं, सीड शेप और सीड कलर। सो सीड का शेप अगर हमने एक पेरेंट में अगर सीड शेप एंड सीड कलर अगर हमने कंसिडर किया तो उस पेरेंट का जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। क्यों? क्योंकि होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट। अगर हमने दूसरा पेरेंट लिया जो कि प्योर है होमोजाइगस रेसेसिव के लिए, सीड शेप और सीड कलर दोनों ही रेसेसिव है, तो उनके जीनोटाइप कैसे होंगे, स्मॉल r स्मॉल y। सो अगर हमने सीड शेप लिया तो सीड शेप में राउंड कैसे हो गया, डोमिनेंट, और व्रिंकल कैसे हो गया, रेसेसिव। सीड कलर में येलो कैसे हो गया, डोमिनेंट, एंड ग्रीन विल बी रेसेसिव। सो हमने जीनोटाइप देख लिए, दोनों पैरेंटल जनरेशन के जीनोटाइप कैसे होंगे। अगर गैमेट्स फॉर्मेशन बाद में क्या होगा, गैमेट्स फॉर्मेशन होंगे। गैमेट्स कौन से फॉर्म होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट में कैपिटल R और कैपिटल Y, और होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट में स्मॉल r स्मॉल y।
अब इनमें क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। मेंडल ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया। क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने के बाद फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमें कैसे मिलेगा, हेट्रोजाइगस मिलेगा। लेकिन उसका फिनोटाइप कैसे होगा, राउंड येलो सीड्स। उनका फिनोटाइप कैसे होगा, राउंड येलो सीड्स। क्यों, क्योंकि राउंड जो है वो कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो सीड कलर कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर। तो हमें फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमें मिल गए राउंड येलो सीड्स, और उनका जीनोटाइप कैसा होगा, हेट्रोजाइगस, दैट विल बी कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। फिर से गैमेट्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे 4 अलग अलग गैमेट्स फॉर्म होंगे। अब गैमेट्स के जीनोटाइप कैसे होंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फर्स्ट गैमेट। सेकेंड गैमेट विल बी कैपिटल आर, स्मॉल वाई। थर्ड गैमेट विल बी स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एंड फोर्थ विल बी स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें 4 अलग अलग फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। F2 जनरेशन में, सेकेंड फिलियल जनरेशन में हमें 4 अलग अलग फिनोटाइप हमें देखने को मिलेंगे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, व्रिंकल येलो एंड व्रिंकल ग्रीन। सो फिनोटिपिक रेशो डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, 9:3:3:1। सो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने 2 कैरेक्टर्स में क्रॉस करवाया था। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, सो सेग्रीगेशन के टाइम पे जब गैमेट्स फॉर्म होता है, तब जो अलील सेपरेट होता है, तो वो अलील्स से, जैसे कि अगर हमने लिया सीड शेप और सीड कलर, तो सीड शेप के जो अलील्स होंगे वो सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ सीड कलर के अलील्स। सीड शेप के जो अलील्स होंगे वो सेपरेट होंगे इंडिपेंडेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ सीड कलर के जो अलील्स होंगे। सो इंडिपेंडेंट सेपरेशन होता है अलील्स का। अगर अलील्स 2 अलग अलग लोकाई पे प्रेजेंट है तो उन दोनों अलील्स का इंडिपेंडेंट सेपरेशन होगा। दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, या फिर आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कह सकते हैं कि जीन एट वन लोकस डू नॉट इन्फ्लुएंस जीन एट अनदर लोकस। एक जीन का लोकस दूसरे जीन के लोकस को इन्फ्लुएंस नहीं करता। जैसे अभी हमने देखा कि सीड शेप जो होता है वो सीड कलर को इन्फ्लुएंस नहीं करता, और उन दोनों के अलील्स होते हैं उनका सेपरेशन भी कैसा होता है गैमेट्स में, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। सो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट में और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली हमने जैसे देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ऑफ गैमेट्स में जो अलील्स होते हैं वो गैमेट्स में इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ में सेपरेट होते हैं। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या देखा कि जो अलील्स प्रेजेंट होते हैं लोकाई पे, 2 डिफरेंट लोकाई पे जो अलील्स प्रेजेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। दैट इज और उन दोनों अलील्स का उन दोनों पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहता। सो दैट इज नथिंग बट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। और एक फॉर्मूला भी है 2⁻n। अगर हमें देखना है कि अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है तो कितने अलग अलग वेरिएंट ऑफ गैमेट्स हमें फॉर्म देखने को मिलते हैं। सो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2⁻n। सो हियर n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे कि ह्यूमन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, सो n विल बी 23। सो उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 फिनोटाइप्स मिलते हैं। अगर हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्रॉस में एक ही कैरेक्टर लेते हैं और उस कैरेक्टर के हमें 2 फिनोटाइप्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हमने पी प्लांट की हाइट देख ली तो टॉल और डार्क 2 फिनोटाइप्स मिलते हैं। सो वैसे ही अगर हमने पूछा गया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में हमें कितने फिनोटाइप मिलते हैं, सो उसके लिए फॉर्मूला है 2⁻n। सो यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे आप n कंसिडर कर सकते हैं कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स है। अगर 2 कैरेक्टर है सो 2⁻2, 2 × 2 विल बी 4, तो हमें 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स मिलते हैं। तो हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में 4 डिफरेंट कैरेक्टर्स फिनोटाइप्स हमें दिखने को मिलते हैं। अगर हमें उसी तरह अगर हमें जीनोटाइप देखना है, सो जीनोटाइप के लिए 3⁻n। जैसे हमें मोनोहाइब्रिड में पता है कि 3 अलग अलग जीनोटाइप मिलते हैं, एक कैरेक्टर के लिए हमें 3 अलग अलग जीनोटाइप मिलते हैं। तो डाइहाइब्रिड में अगर हमने दो कैरेक्टर्स लेते हैं तो 3⁻n क्या हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस में
2 हो गया, तो 3^2, तो 3 इंटू 3 विल बी 9। तो हमें 9 डिफरेंट जीनोटाइप मिलते हैं किस में, डायहाइब्रिड क्रॉस में। सो दीज आर नथिंग बट सम फॉर्मूलाज फॉर डायहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस। अब हम देखेंगे रिगार्डिंग काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट या फिर हम कैसे गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब काई स्क्वायर टेस्ट क्यों परफॉर्म किया जाता है? सो बेसिकली जो अगर हमने कुछ डेविएशन देखे, अगर कोई क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाते वक्त हमें जीनोटाइप पता है, अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन जीनोटाइप्स के कि इन जीनोटाइप्स के ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब ये क्रॉस होगा, अब क्रॉस होने के बाद हम कुछ उस ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप ऑब्जर्व करेंगे। सो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व में जो डेविएशन होगा, जो भी डेविएशन होगा वो इज बिकॉज ऑफ चांस या फिर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर है। सो इस डेविएशन को स्टडी करने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए वो होता है काई स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। सो ये हो गया फॉर्मूला रिगार्डिंग काई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, काई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। काई स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद हमें निकालना पड़ता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हैं, n-1। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड फिनोटाइप, हम कितने फिनोटाइप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट n। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले लेते हैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 फिनोटाइप एक्सपेक्ट करते हैं। सो फिनोटाइप विल बी 2, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज n-1। सो फिनोटाइप हम कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2, तो 2 - 1 इक्वल्स टू 1। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी 1। सो एक टेबल होता है काई स्क्वायर वैल्यू के लिए जिसपे हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होता है, अपर साइड में प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट होता है, जो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती जाती है। लेकिन जो काई स्क्वायर वैल्यूज होते हैं वो कैसे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते जाते हैं। तो उन काई स्क्वायर वैल्यू जो टेबल होता है उस पे जो काई स्क्वायर वैल्यू हमने निकाली है वो हम ढूंढते उस टेबल में। ढूंढने के बाद हमें पता चलता है कि जो डेविएशन होता है वो डेविएशन चांस की वजह से या फिर कोई सिग्निफिकेंट फैक्टर है जो ये डेविएशन ये जो डेविएशन है वो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर की वजह से हो रहा है या फिर कोई बिकॉज ऑफ चांस। अगर लेस देन 0.05 अगर प्रोबेबिलिटी रही, अगर लेस देन 0.05 अगर प्रोबेबिलिटी रही, लेस देन 0.05 अगर प्रोबेबिलिटी रही, तो दैट जो डेविएशन होगा वो कैसा होगा, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर। वो डेविएशन कैसा होगा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट फैक्टर। तो हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग मेंडेलियन जेनेटिक्स कि मेंडल ने क्या मॉडल प्लांट लिया था, उसके बाद क्या रीजंस थे, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हमने डिस्कस किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ, उसके बाद हमने डिस्कस किया कंक्लूजन, उसके बाद जो लॉज हमने डिस्कस किए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट, उसके बाद हमने डिस्कस किया डायहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो भी डिस्कस कर लिया। डिफरेंस क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में। उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूलेज दिखे रिगार्डिंग फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, और उसके बाद हमने देखा काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट क्यों होता है रिगार्डिंग कि जो डेविएशन होता है बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व, तो वो किसकी वजह से, ड्यू टू चांस है या फिर सिग्निफिकेंट फैक्टर कॉज कर रहा है, इसीलिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज़ करते हैं। अब आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे रिगार्डिंग एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये जो डोमिनेंस है ये मेंडेलियन जेनेटिक्स के कुछ एक्सटेंशंस है, वो हम अगले वीडियो में एज ए रिवीजन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।